और उधर बिहार विधानसभा में आज सर्वसम्मति से आरक्षण विधेयक पास हो गया और बिहार 75% आरक्षण, कितना 75% रिजर्वेशन देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। 75% आरक्षण। देखिए अब बिहार में आरक्षण का दायरा 65% तक बढ़ा दिया गया है। 65, ये 65% SC, ST और OBC और अति पिछड़ा वर्ग में आने वाले लोगों को मिलेगा। और मैंने 75% कहा ना, 65 ये, और 10% आरक्षण EWS कोटा के तहत गरीबों को पहले से मिला। यानी कि बिहार भारत का पहला राज्य बन गया है जहां की 75% आबादी आरक्षण के दायरे में आ जाएगी और 25% लोग ऐसे होंगे जिन्हें आरक्षण का कोई लाभ नहीं मिलेगा। इस प्रस्ताव के तहत OBC को 18%, ये सारी फिगर्स पढ़ते रहिए आप। OBC को 18%, अति पिछड़ा वर्ग को 25%, अनुसूचित जाति 20% और अनुसूचित जनजाति को 2% का आरक्षण मिलेगा। और EWS के तहत सवर्ण जातियों से आने वाले गरीबों को मैंने आपको बताया कि पहले मिलने वाला 10% आरक्षण पहले की तरह लागू रहेगा। 75% आरक्षण। अब बिहार विधानसभा में जब यह विधेयक पेश हुआ ना, तो वहां बैठे बीजेपी के सांसद भी इसका विरोध नहीं कर पाए। किसी ने विरोध नहीं किया, निर्विरोध यह पास हुआ 75% आरक्षण। क्योंकि हमारे देश में आरक्षण एक ऐसा मुद्दा बहुत ही सेंसिटिव होता है जिसका मतलब विरोध करने की हिम्मत बहुत कम नेताओं में ही होती है, मतलब लगभग ना के बराबर समझिए। आरक्षण का विरोध नहीं, आरक्षण चलता रहना चाहिए। खैर, इस ऐतिहासिक तथ्य के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दलितों और पिछड़ों से प्रेम, क्योंकि ये जो दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों को आरक्षण दिया गया तो वो मसीहा बनना चाह रहे थे, लेकिन बहस हुई तो उनका जो दलित पिछड़ा प्रेम है वो एक्सपोज हो गया। कैसे, मैं आपको बताता हूं। विधेयक पर बहस के दौरान नीतीश कुमार ने अचानक बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को निशाने पर ले लिया। कह दिया कि जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाना उनकी मूर्खता थी। मांझी के पास बुद्धि नहीं है, सेंस नहीं है, और उन्हें मुख्यमंत्री बनाना एक गलती थी। इस दौरान नीतीश के मंत्री ही उन्हें बैठने के लिए कहते रहे, लेकिन नीतीश ने एक नहीं सुनी और वो महादलित जाति से आने वाले जीतन राम मांझी पर फब्तियां कसते रहे लगातार। अब सोचिए, एक मौका तो ऐसा भी आया जब नीतीश कुमार जीतन राम मांझी को इसका उसका तू तड़ा करके संबोधित करने लगे। नीतीश कुमार, अब महादलित जाति से आते जीतन राम मांझी, नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को फालतू तक कह दिया। फिर से दोहराया कि यह उनकी मूर्खता थी कि उन्होंने जीतन राम मांझी को सीएम बनाया। मूर्खता थी या मजबूरी थी, मैं आगे आपको बताऊंगा। वैसे उन्होंने कहा यह मूर्खता थी। तो एक तरफ तो नीतीश कुमार अति पिछड़ों के आरक्षण का दायरा बढ़ाकर खुद को दलितों और पिछड़ों का मसीहा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश यही है ना, आरक्षण ज्यादा, लेकिन महादलित के अपमान में तोड़ी सारी मर्यादा। और दूसरी तरफ वो एक दलित ही नहीं बल्कि एक महादलित जाति से आने वाले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को ना समझ, बुद्धिहीन और ना जाने क्या क्या कहते रहे। पहले आप करिए, एक काम करिए, पहले आप देख लीजिए कि नीतीश कुमार का दलित प्रेम कैसे एक्सपोज हो गया। और एक बार फिर, पहले वो बेतुके बयान की वजह से उन्होंने मर्यादा तोड़ी, आज महादलित के अपमान में उन्होंने कैसे जो है मर्यादा तोड़ी। फिर हम आपको बताएंगे जिस बिहार में पिछले 33 सालों से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर सिर्फ एक पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग से आने वाले नेताओं का कब्जा है। 33 सालों से उस बिहार में पिछड़ों का उत्थान क्या वाकई सिर्फ जातिगत जनगणना और 65% आरक्षण के इंतजार में अटका हुआ था क्या? मतलब आरक्षण नहीं होगा तो इसलिए, दरअसल ये कि लालू और नीतीश जी इसलिए उत्थान नहीं कर पाए शायद कि आरक्षण नहीं था ना, उनकी गलती नहीं है, शायद इसी वजह से उत्थान अटका हुआ था। अब आरक्षण पूरा हो गया है, अब 65%। लेकिन पहले आप एक महादलित नेता पर नीतीश कुमार की ये टिप्पणियां सुन लीजिए और खुद तय करिएगा। इनको कुछ आइडिया है? ये तो मेरी गलती है कि इस आदमी को हमने बना दिया था मुख्यमंत्री। नहीं, ठीक है, ये कोई सेंस नहीं है इसको। हम कह रहे थे कि आप ही लोगों के साथ रहिए, अध्यक्ष महोदय भाग के चलाया था 7 पार्टी में, अध्यक्ष अभी महोदय हम जान करके भगा दिए उधर। अध्यक्ष क्या उधर रहिए साहब, कहता रहता है कि ये भी मुख्यमंत्री थे। अरे क्या मुख्यमंत्री था? ये तो मेरी मूर्खता से मुख्यमंत्री बना। आप चाहता है गवर्नर बनना। आई हम लोगों के साथ था
तब भी जाके उल्टा पुल्टा बोलता था। तो लगा दीजिए गवर्नर इसको। अरे बनना चाहता है ये, इसको गवर्नर बनवा दीजिए इसको। अरे आप कहानी बनाते हैं गवर्नर, इसको गवर्नर बनवा दीजिए। हाँ। अरे छोड़ो ना भाई, हम जानते हैं गवर्नर बनना चाहता है, बनवा दीजिए गवर्नर। वही नीतीश कुमार हैं जो पहले थे, आज से कुछ दिन पहले। आज लगता है कि वो दूसरे रूप में यहाँ परोसे गए, दूसरे रूप में आए। हमको लगता है कहीं न कहीं उनकी दिमाग में कोई कमजोरियाँ है, इसके चलते वो ऐसा बोल रहे हैं। और हम उनके बारे में कहना चाहते हैं, वो बार बार तुम ताम की बात करते हैं। आप जोड़ लीजिए 1985 में वो विधायक बने, हम 1980 से विधायक हैं। उम्र में वो 74 साल के हैं, उम्र में हम 80 साल के हैं। तो वैसी परिस्थिति में तुम ताम करना कहाँ का उचित है, उसमें भी विधानसभा में। इसलिए हमको लगता है कि मानसिक संतुलन वो खो बैठे हैं, इसलिए वो ऐसा करते हैं। शायद पिछड़ों को आरक्षण जो उन्होंने दिया उससे शायद उनको लाइसेंस मिल गया महादलित के अपमान का, हमें नहीं पता, आप लोग तय करिए। लेकिन जीतन राम मांझी खुद महादलित जाति से आते हैं जिसका नाम है मुसहर। अब मुसहर का नाम मतलब होता है चूहा मारकर खाने वाला। बिहार में इस जाति की हालत आजादी के पहले से इतनी दयनीय रही है कि इस जाति के लोग अन्न के अभाव में चूहा मारकर खाने को मजबूर थे। और आज भी बिहार में मुसहरों की स्थिति में बहुत सुधार नहीं आया है। हालांकि बिहार सरकार के जातीय सर्वे का दावा है कि बिहार के 45% मुसहर गरीबी रेखा से ऊपर हैं। और मांझी इसी पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए सर्वे को गलत बता रहे थे। लेकिन नीतीश ने उन्हें बीच में टोका और उन पर टिप्पणियां करनी शुरू कर दी। हालांकि 2014 के लोकसभा चुनाव में शर्मनाक प्रदर्शन के बाद नीतीश कुमार ने अपनी साख बचाने के लिए मजबूरी में जीतन राम मांझी को अपनी कुर्सी सौंपी थी। मूर्खता नहीं नीतीश जी, मजबूरी थी आपकी। इसी दौरान जब बिहार सरकार पर विधानसभा में नंबर साबित करने का संकट आया तो कांग्रेस और आरजेडी ने मांझी को बाहर से समर्थन कर दिया, क्योंकि वो एक दलित जाति से आते थे। इस्तेमाल किया उनका, लेकिन अब उनको सुनाया जा रहा है। लेकिन 10 महीने के बाद क्या हुआ? नीतीश कुमार की फिर से सीएम की कुर्सी पर बैठने की इच्छा जागी। मांझी इस्तीफा नहीं देना चाहते थे, लेकिन जेडीयू ने मांझी को बाहर का रास्ता दिखा दिया। उसके बाद मांझी नीतीश से अलग हो गए और उन्होंने अपनी एक अलग पार्टी बना ली। वो बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए में शामिल हो गए। और इसलिए अब महादलित समाज से आने वाले वही जीतन राम मांझी नीतीश को बुद्धिहीन लग रहे हैं, जिनका उन्होंने इस्तेमाल किया, मजबूरी में उनको सीएम बनाया, जिनकी दलित पहचान कभी नीतीश की साख बचाने के काम आई थी। दरअसल इसी कहानी में आरक्षण वाली राजनीति का पूरा निचोड़, पूरा सार छिपा हुआ है। उनका भला हो ना हो, उनका इस्तेमाल करके अपना भला करना है, यही आरक्षण वाली राजनीति। दिसंबर 1989 से मार्च 1990 तक बिहार के मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र थे, जो ऊंची जाति से आते थे। लेकिन 90 से लेकर अब तक करीब 33 वर्षों के दौरान कभी ओबीसी वर्ग से आने वाले लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी तो कभी कुर्मी जाति से आने वाले नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री रहे। आज दोनों मिलकर सत्ता भी चला रहे हैं। लेकिन इन 33 वर्षों में बिहार के पिछड़ों और अति पिछड़ों को क्या मिला? आज आरक्षण देने की नौबत आ रही है ना, बढ़ाने की। क्या मिला? अगर बिहार में पिछले 33 वर्षों में यादव परिवार और नीतीश कुमार के राज में पिछड़ों का वाकई उत्थान हुआ होता तो क्या आज ये नौबत आती कि जिस देश में सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की सीमा 50% तक तय की है, कैपिंग है, उसी देश के एक राज्य में इस सीमा को 65% तक करना पड़ रहा है, क्योंकि उनका हक मारा गया कहीं ना कहीं। अगर हक मारा गया, उनके साथ नाइंसाफी हुई, तो किसने मारा? किसके राज्य में हुआ? 33 साल कौन था? मतलब जब चुनाव में हार जाएं तो दलित और पिछड़े याद आते हैं, महादलित को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। जब चुनाव वापस आ जाए तो फिर से पिछड़ों का मसीहा बनने की ओर शुरू हो जाती है। आज हम डंके की चोट पर यह बात कह सकते हैं। दरअसल भारत में आरक्षण पर ना राजनेताओं का ध्यान इस पर जाता ही नहीं है कि आरक्षण से किसे फायदा हो रहा है, किसे नहीं। पिछड़ों की, दलितों, महादलितों की चिंता नहीं होती है, बस वोट बैंक की चिंता होती है। उनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ इस बात पर रहता है कि हर 5 साल में नई नई जातियों को आरक्षण के दायरे में लाकर उनके वोटों को कैसे साधा जाए। 1950 में जब भारत का संविधान लागू हुआ था ना, तो सिर्फ 10 साल तक आरक्षण देने का प्रावधान था। 10 साल तक।
संविधान निर्माताओं को उम्मीद थी कि भाई कम से कम एक दशक में तो भारत में पिछड़ों और दलितों की स्थिति सुधर जाएगी और फिर आरक्षण की व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाएगा, मेरिट। लेकिन आज 73 साल हो गए। क्या हुआ ये कि आरक्षण पिछड़ों की स्थिति सुधारने की बजाय राजनीति का ब्रह्मास्त्र बन गया। अब ये ब्रह्मास्त्र है या ब्रह्म अस्त्र है, या आप तय करिए, ये ब्रह्मास्त्र या ब्रह्म अस्त्र। और अगर ऐसा नहीं होता, ब्रिटेन की मशहूर साप्ताहिक पत्रिका द इकोनॉमिस्ट ने कुछ वर्ष पहले भारत में आरक्षण को लेकर एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी, जिसका सार यह था कि आरक्षण की वजह से ना सिविल सर्विसेज जैसे क्षेत्रों में दलितों का प्रतिनिधित्व बढ़ा है। 1965 में जहां 1.6% हुआ करता था, वो 2011 में 11.5% हो गया। इससे नीचे के स्तर की सरकारी नौकरियों में तो हिस्सेदारी इससे भी ज्यादा बढ़ी। फिर यही रिपोर्ट ये भी कहती है कि यह पता लगाना मुश्किल है कि दलितों की स्थिति में सुधार के लिए आरक्षण ज्यादा मददगार है या फिर ज्यादा स्कूलों का निर्माण, मिड डे मील और वो तमाम योजनाएं जो दलितों, पिछड़ों और देश के गरीबों को आगे बढ़ने का मौका देती है। यानी अगर देश के नेता चाहें तो अपनी राजनीति को सिर्फ आरक्षण की लाठी से हाँकने की बजाय एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण भी कर सकते हैं जिसमें समाज के पिछड़े वर्गों को पहले बेहतर जीवन मिले, रहने के लिए अच्छी छत, अच्छा पोषण, फिर अच्छी शिक्षा का उन्हें अधिकार मिले। छोटा सा ब्रेक।